The Protectors of Kavach is one of the fastest selling books on internet. In this podcast, we have a special guest Pranay who is a writer by passion. I think the first change of wave started from Shahrukh Khan. उस वक्त क्या होता था, उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, स्टार्स वेर नॉट एक्सेसिबल, एंडोर्समेंट्स वेर नॉट देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेस्ट पार्ट ऑफ आदि पुरुष that till date I could really say is the announcement of Adi Purush. I think दो चीज़ें हो सकती है, either it's a reincarnation of Karna या फिर Karna was such a powerful warrior, तो वो weapon में ही इतना हो रहा था कि it created that hypnotism or it possessed him or something like that, it's a spirit or something like that. Rockstar में क्या हो जाता है ना, एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है from Janardhan Jhakar to JJ. That JJ is not he by his own choice. It is given by a girl. ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए. इमेजिन दिस सीन विथ योर सेल्फ. तुम्हें शहर छोड़ के जाना है, जिस शहर में तुमने अपना बचपन बिताया है, अब तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे दोस्त है, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हें किसी और शहर में जाना है जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, और तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, रिश्तेदार या फिर तुम्हारे माँ बाप आईसीयू में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं. तब ये वाला सीन इमेजिन करके देखो. So before we delve into the in-depth discussion about Bollywood and all the movies stuff, first of all, I want to know ki from your perspective that how the Bollywood cinema has evolved over the decades. सो बॉलीवुड में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. बाय द वे, वी ऑल स्टार्टेड वाचिंग मूवीज इन इन आर 90s, अर्ली 2000s. सो वहाँ से लेके अब तक काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं इन बॉलीवुड, इन स्टोरी टेलिंग, इन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीन क्रिएटेड. तो पहले तुम देखोगे एक फॉर्मूला चलता था, राइट, कि किसी एक गांव में कोई डाकू है जिसने अपने प्रोटैगनिस्ट के फैमिली के साथ कुछ कर दिया है, देन हीज लाइफ इज़ मिजरेबल और वो इज़ गोइंग फॉर अ रिवेंज स्टोरी. सो मोस्टली, इवन इफ दिस इज़ दी स्ट्रक्चर, मोस्टली स्टोरीज जो होती थी वो इसी के अराउंड बनाई जाती थी इन मूवीज़, कि किसी का रिवेंज कर लेना है, कोई दूसरा पर्सन आ रहा है जो रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है, और हेल्पिंग आउट की रिवेंज लेना है, एंड देन हिज पर्सनल थिंग्स कम इनटू पिक्चर. सो ये पहले होता था. देन स्लोली अ ट्रांजिशन पीरियड स्टार्टेड, है ना, जैसे न्यू एज स्टार्स स्टार्टेड कमिंग बैक देन, राइट. आई थिंक द फर्स्ट चेंज ऑफ वेव स्टार्टेड फ्रॉम शाहरुख खान, जब उन्होंने दीवाना की, जहाँ पे अ यंग एक्टर इज पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. देन उन्होंने बाजीगर, डर, इस तरह की मूवीज़ की जहाँ पे इट वॉज नॉट अबाउट एनी रैंडम स्टफ, इट वॉज नॉट अ यूजुअल लव स्टोरी, इट वॉज नॉट अ, यू नो, क्या कह सकते हो उसे, रिवेंज ड्रामा. इट वॉज totally a different kind of genre, right? Protagonist with malice intentions, protagonist who is a lover. We want to love that character, but at the end of the day we start hating it, है ना. तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड आया. देन वी स्टार्टेड विटनेसिंग लव स्टोरीज. ऑफ कोर्स लव स्टोरीज बैक देन थी, यश चोपड़ा बनाते थे, यू नो, लव ट्रायंगल्स वाली स्टोरीज थी, वो यश चोपड़ा ने बनाई थी. But then we started seeing Aditya Chopra phase, जहाँ पे शाहरुख खान came across as a romantic hero. Then Amir Khan era also started, where he was experimenting with his roles, experimenting with lot of story, lot of content. He was coming up with out of the box stories, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, right? Something like Gulam, something like Lagan, Dil Chahta Hai. And then there were new age directors as well, right? Like Farhan Akhtar, जिन्होंने बनाई थी दिल चाहता है. And then there was Rang De Basanti as well from, I don't remember the director's name, I don't know, shit, but yeah, Rang De Basanti जैसी फिल्में आई जहाँ पे it challenged the conventions of storytelling, कि boss, this is not just the formula which you are trying to do, but they challenged it. So इस तरह की experimental films आई. And back then as well, if you follow the filmography of Nasruddin Shah as well, his films were way ahead of time. Then there was comedy era where जहाँ पे कॉमेडी काफ़ी रिलेटेबल लगने लगी हमें, बिकॉज वी सॉ आर सेल्व्स, हमारे ही कैरेक्टर्स थे, हमारे ही गलियाँ थी,
and it started again that way. Then एक fusion आया, एक मसाला फिल्म में आई, and now we are back to industry जहाँ पे एक back to the era जहाँ पे we are craving for the content which is not, you know, a formula based content. We don't want that because OTT has been accessible for everybody. यहाँ पे ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, और वेब सीरीज़ काफ़ी देखी जाती है इंडिया में अभी, राइट? बिगिनिंग फ्रॉम सैक्रेड गेम से शुरू हुआ था, देन मिर्ज़ापुर आई, देन वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूस वी गॉट इंट्रोड्यूस टू द OTT कंटेंट, एंड देन TVF ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है थ्रू यूट्यूब एंड नाउ अमेजोन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स. तो काफ़ी चेंज आया है विद द न्यू एज क्रिएटर्स, न्यू एज एक्टर्स, जिन्होंने न्यू एज जनरेशन को देखा, इवॉल्विंग टाइम को देखा, एंड दे हैव came from this revenge saga to really stories connecting to real life problems. And that's how I think Imtiaz Ali is very different in all that stuff, because he touches you to your core. His stories, when you watch his movies or films for the first time, you will not understand it that much because you will not be in that state. But as you rewatch it, be it in theaters or be it on OTT platforms, as you watch it, you will understand that okay, that guy, that storyteller was trying to tell me something, right? His intention was not just to present a story, but to communicate it with me. So I think this is how the cinema has evolved. अगर मैं आज की भी अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट अक्षय कुमार की अगर फिल्मों की अगर बात करें, अभी भी अक्षय कुमार साल में आई थिंक 6 7 8 फिल्में आराम से कर देते हैं. बट आई थिंक ऑडियंस काफ़ी मैच्योर हो चुकी है. दे नो कि साल में अगर आप 8 9 फिल्में या इतनी अगर आप कर रहे हो तो उसमें कितनी अच्छी फिल्में आप करोगे. मतलब एक करेक्टराइजेशन को अगर पकड़ना है आपको अच्छे से, तो यू हैव टू गिव योर टाइम एफर्ट्स, आपको सब कुछ आपको देना पड़ता है उस करेक्टर के लिए, तब जाके वो शायद उसको आप जस्टिस कर पाते हो. Correct. तो आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम कि विद अक्षय कुमार राइट नाउ जो मुझे लगती है. एक टाइम था हेरा फेरी का, फिर हेरा फेरी, वेलकम, उस टाइम पे मूवीज का एक क्रेज था. बट आई थिंक अक्षय कुमार बिकम्स इररेलेवेंट इन टूडेज टाइम, मुझे ऐसा लगता है. I'm not sure if he is irrelevant or not, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री हमेशा चेंज होती रहती है. क्योंकि 5 years before we also said the same thing about शाहरुख खान, and now we know उन्होंने क्या कहर मचाया है बॉक्स ऑफिस पे. he's again back as king. But what is the problem with Akshay Kumar is that we also discussed it with in our internal groups when we were watching films of Akshay Kumar. Last उनकी फिल्म हमने देखी थी मिशन रानीगंज or something like that, right? That was a decent film. In no shape or form I'm calling that film a bad film. No, it's not a bad film. It's a really decent film. VFX can be questioned, of course. उसका मैं कुछ नहीं कह सकता. But the storyline, the performances were good. Back then, जब उनकी वेलकम, भागम भाग, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, वो जो फेस चला था जहाँ पे बैक टू बैक सुपर हिट्स आए थे, वी वर ऑल्सो इन्जॉइंग इट. या वो वाला फेस आना अभी मुश्किल है, बिकॉज एक साल में उनके आई थिंक उस वक्त भी 4 5 फिल्में आई थी और सारी की सारी चली थी. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, स्टार्स वेर नॉट एक्सेसिबल, एंडोर्समेंट्स वेर नॉट देयर. अब क्या हो गया ना, अब स्टार्स आर इजीली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, stars are easily available on endorsements, live reels and everything, and then they come up with ads as well. उनके अब ढेरों ads चलते हैं, उनका interviews ढेरों होते हैं, and then they come up with this, you know, movies which are remakes. So, right, so Bachchan Pandey was a remake, and then there are followed up with a couple of movies that were remakes. Then Prithviraj Chauhan was something which I didn't really understood why there was a choice of Akshay Kumar, because Prithviraj Chauhan was 16 at the time all those events happened, right? He was not that much that old. He was younger. And the statements that you give on social media or during press conferences as well, and then your one bias towards one political party as well, that all shows up, right? So that's all contributes to, you know, I would say downfall or being irrelevant. People don't want to see it, and people only will flock into the theaters if you have out of the box stories, which is not the case. Just compare it with Shah Rukh Khan when he's two films. I mean, come on, Akshay Kumar is no less a star.
right? He's a superstar, and his films are big budget films. But compare it to what Shah Rukh Khan did when his Zero flopped. He immediately went to a sabbatical and said, "Okay, let me rectify on the choice of scripts that I'm choosing." He took 4 years. I mean, 5 years if we calculate the years correctly. It took him 5 years, and he then came up with Pathan. And because on this, for those 4 or 5 years where he was not working, he was not available easily on social media. He was very quiet. He was not available for paparazzis. He was not making any public appearances. He directly showed his face on during the trailer launch of Pathan, or teaser launch of Pathan. So it created the curiosity what exactly this man is cooking, right? So I think this contributes to a lot, overexposure to some. I would say overexposure is also kills the buzz. There's a saying, it says less is more. I think that is something Akshay Kumar needs to implement. बट आई थिंक कि देर आर फ्यू स्क्रिप्ट्स जो ऑन पेपर काफ़ी अच्छी लगती है Yeah. सुनने में, बट जब उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं किया जाता तो मूवी फ्लॉप हो जाती है. अगर मैं एक मूवी की एग्जांपल लेना भी चाहूँ तो अभी आदि पुरुष की एग्जांपल लेते हैं. आदि पुरुष, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल है क्योंकि उसका बजट बहुत हाई था. करने का कुछ किया जा सकता था उस मूवी के साथ, स्क्रिप्टिंग के साथ. बट आई थिंक कि उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, या उनका इंटेंशन थी ही नहीं वो करने. उनका ये था कि बस हिस्ट्री के नाम पे, इंडियन कल्चर के नाम पे आप कुछ भी ऑडियंस को सर्व कर दो, ऑडियंस विल बाय इट. तो व्हाट आर योर थॉट्स? First of all, the best part of Adi Purush that till date I could really say is the announcement of Adi Purush. If you remember that, वो ए बनता है, हनुमान जी का वहाँ पे फोटो होती है, राम जी की फोटो होती है. That was the only thing that I liked about Adi Purush, other than its music. Okay. Apart from that, I liked nothing about Adipurush. I was in such a disbelief when I first watched the trailer or teaser, something like that. I was in such a disbelief कि यार ये 700-800 करोड़ की पिक्चर इन्होंने बना दी है. इनिशियली 500 करोड़ की पिक्चर थी, एंड दे आर सर्विंग अस दिस कार्टून, है ना. आई वाज सो टेकन अबैक बाय दिस थिंग्स. देन आई सॉ, पहले तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि प्रभास इज प्लेइंग लॉर्ड राम and Saif Ali Khan is playing Ravan. Saif Ali Khan was the best decision, I think, but his looks that the creators decided were the worst thing. How can you imagine Ravan like that? I mean, come on. Okay, we were ready to give you that benefit of doubt that you are taking the creative liberty, but you have to take it. You have to take the creative liberty with dignity, with respect, right? You cannot go ahead and change the entire structure of Adi Purush, and they haven't used a little bit of brain as well. If you imagine, no, अगर आप उसको रिवाइंड करोगे ना, आदि पुरुष का फर्स्ट सीन जहाँ पे लंकेश आता है और जानकी को लेके जाता है, राइट, भिक्षाम दे ही करता है. तो सबसे पहले ना वाइड एंगल दिखाता है, टॉप से एक एंगल दिखाते हैं वो लोग. तो वो एक गुफा में रह रहे. पहली बात तो ये कि वो गुफा में दिखा दिया उनको रहते हुए. उन्होंने कुटिया बनाई थी, पहली बात तो गुफा में नहीं रहते थे वो लोग, ठीक है. सेकेंडली, जो गुफा थी उसके आगे थोड़ा सा मैदान था, आंगन टाइप था, और नीचे पूरी खाई थी. तो ये मुझे समझ नहीं आया कि लंकेश वहाँ आया कैसे, राइट. वो तो ऐसे उड़ के तो आया नहीं होगा, है ना. और किस तरह की भाषा आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह का आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स. एंड देन वर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी मूवी रिलीज हो, मतलब टीजर ट्रेलर रिलीज होता है और उसको क्रिटिसिज्म मिलता है, आप बोलते हो ये मोबाइल स्क्रीन के लिए नहीं बनाया, यू हैव टू वॉच इट इन 3D. लोगों ने 3D में भी देखा उस ट्रेलर को, इट स्टिल फेल्ट द सेम. देन दे टुक 6-8 months, है ना, एंड दे टोल्ड अस कि वो लोग काम कर रहे हैं VFX सुधारने पे. आई डेफिनेटली कुड रियली से कि उन्होंने अपने बोर्ड रूम में गए होंगे और दे वुड हैव सेड कि पैसा नहीं है, हम VFX पे कुछ काम नहीं कर सकते, एक काम करो, सब कुछ अंधेरा अंधेरा कर दो, किसी को कुछ दिखेगा नहीं तो कोई क्रिटिसिज्म होगा नहीं. इफ़ यू सी, उन्होंने सारे सीन अंधेरे में कर दिए, जबकि रामायण महाभारत जितने भी हमारे वॉर हुए हैं हिस्ट्री में, इट वॉज अ रूल कि सनसेट के बाद कोई वेपन को उठाएगा नहीं.
इट वाज द थिंग कि वहाँ पे वॉर स्टॉप हो जानी है और आपने अपने कैंप्स में चले जाना है. दैट वाज द रूल ऑफ महाभारत एंड रामायण वॉर्स. दे यूज्ड टू फॉलो दैट. लेकिन इस फिल्म में क्या दिखाया, सारी लड़ाई जो है वो रात को हो रही है. व्हाई? क्योंकि इनके वीएफएक्स में वो गलतियाँ थी, उनको वो छुपानी थी, राइट? चलो ये तो वीएफएक्स की बात हो गई और एग्जीक्यूशन की बात हो रही है. बट एक कोई भी अगर रामायण पढ़ ले ना, तो उनको बेसिक रामायण भी पढ़ ले, या फिर जो रामायण बनाई थी राम सागर जी ने, वो भी अगर पढ़ ले, देख ले, सॉरी, तो आप वहाँ पे पता चलेगा कि भगवान राम का कैरेक्टर क्या है, राइट? वो हमेशा एक, उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है ना, एक एक मुस्कान रहेगी, एक शीतलता रहेगी, एक कोमलता रहेगी, वो डिविनिटी दिखती थी उनके चेहरे पे. यहाँ पे प्रभास एज एन एक्टर, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट इट, है ना. हमने बाहुबली में उनको इतना पसंद किया है, तो व्हाई नॉट हियर एज वेल. लेकिन उनके भी चेहरे पे वो कन्विक्शन नहीं दिखता है, राइट? वो डिविनिटी नहीं दिखती है. ही इज़ ऑलवेज एंग्री, ही इज़ ऑलवेज इन रेज, है ना. तो वो एक और डिस्कनेक्टिंग फैक्टर होता है. एंड वीएफएक्स तो बहुत घटिया था ही था, है ना. और क्या होता है कि उनको पता था कि कंट्री का माहौल कैसा है, जस्ट राम मंदिर जस्ट बना था, राइट? इन्होंने इसीलिए तो इन्होंने अपना ट्रेलर लॉन्च अयोध्या में किया था, सो दैट देयर इज सिंपैथी. उन्होंने ये तक कहा था कि एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ देना, और मैंने देखा है किसी थिएटर में उन्होंने बंदर भी छोड़ दिया था. सो सो इन्होंने ये स्टुपिडिटी की लिमिट क्रॉस कर दी थी, एंड दैट्स व्हाई इट बॉम्ब्ड. इनिशियल कलेक्शंस काफ़ी अच्छे थे बिकॉज पीपल हैड दिस क्यूरियोसिटी. आफ्टर जो बाद में थोड़े थोड़े कलेक्शंस आए ना, वो पता है कैसे आए, मैं बताता हूँ. हमारे भी ऑफिस में ऐसी बातें होती थी कि यार इतना गंदा बनाया है, एक बार जाके देखना है गंदा कितना बनाया है. तो 10-15 लोग तो हम ऐसे चले गए देखने के लिए कि आखिर कितना बुरा हो सकता है. एंड व्हेन वी सॉ कितना बुरा हो सकता है, वी वर लाइक शिट, इतना बुरा तो नहीं सोचा था यार. तो इट्स जस्ट दैट वो मनी ग्रैबिंग स्कीम के तहत वो कुछ भी परोस देते हैं, हम ले लेते हैं उसको. बट ऑडियंसेस आर मैच्योर्ड नाउ, उनको नहीं चलेगा ऐसे. यू ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट, दिल गिव यू बैक. फॉर एग्जाम्पल कल्कि में काफ़ी अच्छे रिस्पेक्ट से दिखाया गया है कि जो भी दिखाया गया है. ऑफ कोर्स द क्रिटिसिज्म ऑफ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, पिच चेंज हो रही है मूवी की, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट जितना दिखाया गया है, महाभारत के सीन हो जाए, अश्वत्थामा का कैरेक्टर हो जाए, कर्ण का ऑरा हो जाए, राइट, दैट वेपन हो जाए, है ना, वो काफ़ी अच्छे से दिखाया है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. ब्रह्मास्त्र में भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, तो वो इज समथिंग दैट आई लाइक. बट व्हेन इट कम्स टू आदि पुरुष, नो. अभी जैसे कल्कि की थोड़ी सी बात हुई है, तो कल्कि में वन ऑफ द सीन्स जो एकदम से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो मुझे लगा, जो आखिर में, हालांकि स्पॉइलर होगा एक तरीके से, बट कोई बात नहीं. अब तो देख लिया सबने. तो आखिर में जो करना, हाँ हाँ, आखिर में करना की जो एंट्री दिखाते हैं ना, कि वो एकदम से पास्ट में जाते हैं, मतलब महाभारत की जो युद्ध होता है उस टाइप पे. तो वो मुझे हैरान हुआ कि यार प्रभास को आपने कैसे दिखा दिया, मतलब दैट, मतलब लीव्स द क्वेश्चन. जैसे बाहुबली में क्वेश्चन छोड़ दिया ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसी मूवी में आई थिंक आखिर में उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया कि ये करना आया कैसे, उसका री इनकारनेशन कैसे हुआ. मतलब आई थिंक दिस जो आउट ऑफ द बॉक्स जो हाइप क्रिएट करना होता है, ये भी मतलब हर कोई नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जो ये उतना सोच पाते हैं उस चीज तक. Yeah, exactly. जब I could see you also, you are wearing Kalki ka t-shirt, so I must say that you liked it a lot. Um, I went to watch the movie, and before going to the movie, I watched all the episodes of Nagashwin, and वो विजयंती स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पे जाके मैंने हर एक चीज़ देखी, so that I could get the context. जिस तरह का वर्ल्ड क्रिएट किया गया, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट. तो नागेश्विन का एक इंटरव्यू था, नॉट द इंटरव्यू आई वुड से, बट थॉट, वो एक वीडियो था सिमिलर टू व्हाट अयान मुखर्जी आल्सो डिड, कि वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे बिफोर द रिलीज. तो आप ज़रूर देखना उसको. वहाँ पे वो बोल रहे थे कि वी वे लाइक प्लानिंग टू हैव अ सीक्वल ऑफ महाभारत, right? So this is what Kalki is. So first story would be Ramayana, and then afterwards it's Mahabharata. And what happened after Mahabharata? It's a Kalki Purana, Kalki wala scene. So he said that we wanted to plan out what happened after Mahabharata, because after Mahabharata and Ramayana there are a lot of Chiranjeevis that are living, right? 7 Chiranjeevis are there, immortals for those who don't know.
who are living here, and each of them has one duty. For example, Parshuram would be teaching Kalki and training Kalki, right? Ashwatthama would be protecting Kalki. Like that, he said, I wanted to create the imagination, like the Hollywood creates their god, presents their god like that, so why can't we? So it creates a respect as well, and he had that world in his mind कि he was really really clear कि उनको कौन सी दुनिया दिखानी है. um, and talking about this Karna, where this Karna came from, I think दो चीज़ें हो सकती है. Either it's a reincarnation of Karna, कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, and then now he got his weapon back, at least touched the weapon, उनके अंदर वो ऑरा आ गया. या फिर हो सकता है कि उस Karna was such a powerful warrior. In fact, he was a son of Lord Sun, right? सो उनके वेपन में ही उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि व्हेन it touched Bhairava, and Bhairava also has this one, what I would say, a mission or a purpose of life, which that's why he's there. तो वो वेपन में ही इतना हो रहा था कि it created that hypnotism, or it possessed him or something like that. It's a spirit or something like that. Because see, in the last scene when we saw the Mahabharata scene, when Arjuna and Karna were fighting, Karna's face was revealed as that of Prabhas's. सो ऐसा तो होगा नहीं कि अश्वत्थामा अपने मित्र को भूल गए होंगे, है ना? कर्ना एंड अश्वत्थामा की दोस्ती इज समथिंग विच इज टू मार्वल एट. बट ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपने दोस्त की शक्ल ही भूल गए होंगे, राइट? तो इफ हैड ही बीन द सेम गाय, तो अश्वत्थामा ने पहले ही देख के बोल दिया होता कि अरे सूर्यपुत्र कर्ण, राइट? बट ही नेवर सेड दैट दे वर फाइटिंग. एंड ऐसा भी नहीं कि प्रभास का फेस कवर्ड था, ऐसा था. दे वर फाइटिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज हाइपोथेटिकली हमें बताया गया है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नाग अश्विन की कितना स्मार्टली वो खेलते हैं इसके साथ, राइट? बिकॉज पास में तो उन्होंने कर्ण का चेहरा, प्रभास का चेहरा दिखा दिया है, बट अगेन देन दिस रेजेस द क्वेश्चन कि यार इतना भी ऐसा नहीं होगा कि अश्वत्थामा भूल जाएगा अपने दोस्त के चेहरा, राइट? सो काफ़ी अच्छी मिस्ट्री छोड़ी तो है, लाइक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कल्कि का क्या होगा, राइट? व्हाट विल हैपन टू दीपिका, व्हाट इज द कैरेक्टर आर्क ऑफ अश्वत्थामा एंड देन प्रभास हिमसेल्फ. तो काफ़ी सारे छोड़े तो है. लेट्स सी कि आगे क्या होता है. काफ़ी अच्छा यूनिवर्स, काफ़ी अच्छा स्टार्ट मैं कहूँगा इसको किया हुआ है. एक और थ्योरी जो मुझे लगता है कि बीच में ना एक सीन होता है कि जिसमें एकदम से बिजली गिरती है और एक मूर्ति हाँ. प्रभास के ऊपर गिरती है, और उसके पीछे अगर आप देखोगे वो काल भैरव हाँ, की हाँ, वो है कि वो काल भैरव है. तो आई थिंक कि जो वो आखिर में जो वो धनुष उठाता है ना, कि मतलब धनुष जो है प्रभास के हाथ में आता है और एकदम से वो पावर्स आ जाती है, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ. तो मुझे लगता है कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ गॉड, कि जैसे अगर आखिर में भी देखो कि कली के को जब एक बूंद मिलती है, सीरम मिलता है जब आखिर में, तो वो उठा लेता है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो काशी में ये सारे इवेंट्स टेक प्लेस किए, और भैरव मतलब इट साउंड्स लाइक कि काल भैरव काशी को प्रोटेक्ट करते हैं एक तरीके से. मुझे लगता है कि वो रेफरेंस वहां से उठाया गया. आई थिंक Correct. I think this also makes up for a really really great theory. But at the end it's a creator's choice कि वो कहाँ ले जाते हैं इस creation को अपने. So all we can, and it's a really good start कि हम we are drawing some theories just like we used to do it for Marvels despite reading the novel, sorry, comics and all that stuff. यहाँ तो हमारे पास material भी नहीं है कि what exactly Nag Ashwin is trying to cook, what exactly Ayan Mukherjee is trying to cook, but still we are discussing around it, we are trying to connect the dots. I think this is really good. और यहीं से इनको स्टोरीज मिलती है, टू बी रियली ऑनेस्ट. हमारे ही वो फैन पेज पे जाके पढ़ते रहते हैं कि क्या हो सकता है, एंड देन दे गो एंड ब्रेनस्टॉर्म इट कि यार गाइस ये काफ़ी सॉलिड आइडिया लग रहा है, लेट्स प्लान समथिंग आउट. तो ये होता है यार, एंड आई थिंक इट्स रियली गुड स्टार्ट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज यूनिवर्सेस. तो आई नो कि यू आर इम्तियाज अली फैन, इवन कि मेरे को भी उनकी काफ़ी फिल्में अच्छी लगी हैं. तो एक मूवी की मैं बात करना चाहूँगा, आई थिंक सबको पता है, रॉक स्टार. तो इट रेजोनेट्स विद द ऑडियंस ऑन अ डीप लेवल. तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रॉक स्टार को काफ़ी अलग बनाती हैं दूसरी मूवी से? क्योंकि जब वो मूवी रिलीज हुई थी
तब आई थिंक उस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं किया था। लेकिन अब हम जब उसको देखते हैं तो हम काफ़ी हद तक कनेक्ट करते हैं उसके। अगर मैं गानों की भी बात करूँ तो इट मेक्स यू फील मतलब कि आप किसी अलग दुनिया में चले गए हो। एग्जैक्टली यार। रॉकस्टार ने आई उतना अच्छा बिजनेस तो नहीं किया था। आई थिंक 2011 में वो आई थी, राइट? तो उस वक्त तो उतने उसने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया था, बट ओवर द टाइम इट गेन दैट स्टेटस ऑफ कल्ट, राइट? और फॉर ऑल गुड रीजंस, है ना? रॉकस्टार कनेक्ट्स विथ यू डीपली क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें हैं यार। आई डोंट नो, डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, मे बी दी आर्टिस्ट बिहाइंड द सीन्स, इम्तियाज़ अली बिहाइंड द सीन, हिज माइंड। क्योंकि वो एक कहानी इस तरह से बताते हैं ना कि वो कहानी के साथ आप चलते हो, एंड इट इट फील्स लाइक योर स्टोरी इटसेल्फ, है ना? उनके कैरेक्टर्स कभी भी देखा जाए ना तो ऐसे इतने, हाँ, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रहेंगे। दे बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली विच वो आर वेल टू डू। उनके डेली के जो पंगे लफड़े हैं वो हमारे फैमिली जैसे ही है। हमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स है वही उनको भी प्रॉब्लम्स है। People fall in love, they don't understand if that's love or not. Over the period of time it's a journey जहाँ पे वो खुद को डिस्कवर करते हैं, and that has been the theme of इम्तियाज़ अली फिल्मोग्राफी। if you see रॉकस्टार में क्या हो जाता है ना, एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम जनार्दन झाकड़ टू जे दैट जे इज़ नॉट ही बाय हिज ओन चॉइस, इट इज़ गिवन बाय अ गर्ल जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स थी। जब वो उसके साथ था तब उसे नहीं पता था, जब वो चली गई तो देयर वाज एम्प्टीनेस, खालीपन था उसकी ज़िंदगी में। और लड़की की ज़िंदगी में भी एक खालीपन था क्योंकि दोनों को नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि दे आर इन लव विथ ईच अदर, राइट? धीरे धीरे वन थिंग टुक टू अनदर, है ना? वो उसने मेहनत की, उसको जब पता चला कि उसे प्राग जाना है तो ही वाज लाइक आई कैन डू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू गो देयर बिकॉज व्हाई, वो है वहाँ पे हीर, है ना? वो है वहाँ पे, तो मुझे जाना है वहाँ पे। एंड आई थिंक एवरीबडी इज लाइक दैट, जहाँ पे वेर एवर योर हार्ट इज यू विल डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर योर हार्ट टू बी देयर। ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्टार. That's one thing. Movie starts with this thought only that he wanted to be a star, a musician, a rock star. That he becomes one rock star, but he's empty from inside. Why? Because his उसका दिल टूटा हुआ है, राइट? एंड वो जो हॉस्पिटल में जो सीन है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, खटारा भाई को पकड़ के बोलता है ना, दैट वन सीन, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, है ना? जितनी भी स्टोरी हुई है अब तक सब सब कुछ छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। इमेजिन दिस सीन विथ योर सेल्फ। तुम्हें जो जॉब चाहिए उसकी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हें शहर छोड़ के जाना है, जिस शहर में तुमने अपना बचपन बिताया है, अब तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे दोस्त है, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हें किसी और शहर में जाना है, फिर देश में जाना है जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। और हो सकता है कि ये ऑफ़र तुम ले रहे हो और तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, रिश्तेदार या फिर तुम्हारे माँ बाप आईसीयू में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब ये वाला सीन इमेजिन करके देखो, तुम्हें भी ये हिट होगा कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मेरा ये जो बचपन है, मेरी जो ज़िंदगी है, ये मुझसे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये चला गया तो मैं कौन हूँ? इन सब चीज़ों का मुझे कोई कुछ लेना देना नहीं है। ही स्टॉप्स केयरिंग आफ्टर दैट। तो ये एक सीन, और यही एक चीज़ है उस मूवी की कि आप कोई भी सीन उठा लो जहाँ पे ना ऐसे इमोशनल बातें की जा रही है, irrespective of the context of the movie, it hits you deep because it is relatable, है ना? फॉर एग्जाम्पल दिस, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, एंड आफ्टरवर्ड्स ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हीज डेथ। आफ्टर दैट इज उसका ट्रांसफॉर्मेशन कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, इट्स जस्ट दैट म्यूज़िक है, और उस म्यूज़िक में भी वो उसी को ढूंढ रहा होता है इन अ वे, राइट? और म्यूज़िक भी इसका इतना पावरफुल है कि इट कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्टोरी, सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट कनेक्ट्स रियली डीप। और जनार्दन, जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, इट शी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर भी होता है, इज़ जस्ट दैट वो थोड़ा एग्जैजरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट?
हमारे अंदर भी वही ट्रांसफॉर्मेशन है. इफ़ यू इमेजिन योरसेल्फ 10 years बैक, हाउ आर यू? इमेजिन योरसेल्फ नाउ, हाउ आर यू? देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन बिटवीन. और अगर कोई आपका दोस्त आपको उस 10 साल पहले छोड़ के गया है और अभी 10 साल बाद वो मिल रहा है, राइट? उसके लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा जो आपके लाइफ में हुआ है, मेरे लाइफ में हुआ, तो ही विल से कि तू कितना बदल गया है, पिछला वाला कहाँ है? तो दैट टाइम पूरा आपको वो 10 साल आपके नज़रों से गुजरेंगे एक सेकेंड में, एंड देन यू विल फॉर्मुलेट अ आंसर. तो यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें जो इम्तियाज़ अली खेलते हैं उनकी मूवीज़ में. आल्सो आई वांट टू ऐड कि जब कुन फाया कुन गाने की स्टार्टिंग में एक सीन दिखाते हैं और गाने की एंडिंग भी उसी सीन के आसपास ही होती है. मतलब इट शोज द साइकिल कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आए. और देर आर सो मेनी सीन्स जहाँ पे गानों के अगर लिरिक्स की अगर बात करो कि पाना है खुद को, एक आई थिंक लिरिक्स है गाने में, पाना है खुद को इस तरीके का. तो द होल मूवी टॉक्स अबाउट एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ कि मतलब खुद को पाने की कोशिश की जा रही है. हाँ वही है, एक सेल्फ डिस्कवरी वाला पाथ होता है. और हर कोई यही तो करता है ज़िंदगी में. कभी कभी तो ज़िंदगी इसी चीज़ में निकल जाती है, इसी सवाल में निकल जाती है कि हम करना क्या चाहते हैं. कभी कभी किसी को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है. अब सारी ज़िंदगी उसकी सारी ज़िंदगी इसी सवाल के जवाब को ढूंढने में निकल जाती है कि इसको करना कैसे है, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार. इफ़ यू गो और ट्रैवल जो होता है उसमें भी वही होता है. अब ना जो आपने बहुत अच्छा बोला कि ना खुद को पाना है, सेल्फ डिस्कवरी है ना. तो रॉकस्टार से हटके हमने लास्ट टाइम एक मूवी की बात नहीं की थी, एंड दैट्स हाईवे. सेम इम्तियाज़ अली की मूवी है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन सेंट्रल थीम वही है. दिस टाइम दो कैरेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते टू फाइंड देमसेल्व्स. रणदीप हुडा का कैरेक्टर, महावीर का कैरेक्टर जो है आलिया भट्ट के कैरेक्टर को हेल्प करता है, टू रियलाइज करवाता है कि लाइफ इज समथिंग डिफरेंट. यू आर नॉट द गर्ल दैट you think you are, or you're trying to display you are something else. He shows her the world and a bright side of the world, to be really honest, nothing bad about it. Alia Bhatt on the other hand, what I think introduces him to his darker side. मैं बोल रहा, काफ़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ. She introduces him of his darker side and then takes him back to his childhood. एक सीन है जहाँ पे पहाड़ों पे दोनों जाते हैं. आलिया भट्ट का हमेशा से सपना होता है कि पहाड़ों में मेरा खुद का घर हो, मैं उस घर की देखभाल करूँ, मैं वहाँ पे खाना पकाऊँ. तो वो उस घर की, एक छोटा सा घर होता है, काफ़ी छोटा होता है, मिट्टी का बना होता है, और वो रणदीप हुडा को, महावीर के कैरेक्टर को बाहर कर देती है, खुद उस घर को साफ़ करती है, राइट? उस घर में खाना पकाती है. खाना पकाने के नाम पे मैगी बना रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट जो भी अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसमें खाना बनाती है और सब कुछ सही से कर रही है, सब कुछ कर रही है वहाँ पे, राइट? रणदीप हुडा का कैरेक्टर क्या करता है, वो पीछे से देखता है दरवाजे से, एंड ही क्राइज अलॉट. उसे उस वक्त वहाँ पे वो कोई प्यार, दिस इज़ व्हाट आई माई थाट्स आर, माई इंटरप्रिटेशन. वहाँ उसे प्यार, लस्ट, ये सब नहीं आता है. उसे याद आती है उसकी माँ. आलिया भट्ट में उसको अपनी माँ दिखती है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन ही क्राइज. मैं काफ़ी अच्छे से देखता हूँ जब भी इम्तियाज़ अली की मूवी देखता हूँ ना, तो एक सीन में अच्छे से देखता हूँ. अगर मुझे डायलॉग सुनाई नहीं दिया तो मैं पीछे करके देखता हूँ, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ. तो रणदीप हुडा का कैरेक्टर वहाँ पे, आलिया भट्ट जब वो रोता है ज़ोर से और आलिया भट्ट उसे कंसोल करने आती है, तो कहता है कि मैं भी तुम्हारा ही बेटा था ना माँ. इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ तो कहता है कि मैं ही तुम्हारा लल्ला था माँ, कहाँ चली गई, मैं ऐसा क्यों बन गया. उसे इस बात का रिग्रेट है कि वो क्या मिस कर रहा है, राइट? अगर उसने वो क्राइम का पाथ नहीं चुना होता, अगर उसके लाइफ के डिसीजंस अलग होते, had he been not subjected to such criminally offensive things, he would have had a different life. His mother would still be with him, or someone else would have taken his mother's place. तो उसे वो रियलाइज़ होता है,
वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। आलिया भट्ट गेट्स टू नो अबाउट हर वर्थ एज वेल। तो इस जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, दैट गोज थ्रू सो मच डार्कनेस। जब तक when until unless you don't go through a darkness, you won't meet yourself. That's the pain of meeting yourself. Up to meet yourself, you might to meet myself, I'll have to give up my job, I'll have to give up everything, I'll have to catch the camera, shoot something, invest heavily. Then I'll be able to find myself that okay boss, I'm a storyteller. I found myself in a different hardships. You are finding yourself in different hardships, but सबकी स्टोरी अलग होती है। एंड आई थिंक इम्तियाज़ अली इज़ अ डायरेक्टर जहाँ पे ना हर एक कैरेक्टर वो इस तरह से लिखते हैं, कीपिंग इन माइंड कि ही इज़ अ मेन कैरेक्टर, कि ये अगर स्टोरी चल रही है जस्ट द वे आई एक्सप्लेन्ड इट लास्ट टाइम ना, एक कहानी एक ही है, दुनिया एक ही है, बस कहानी एक ही है, बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं और दुनिया बदल जाती है, उनकी कैरेक्टर्स एक ही है। तो वो वही सोचते कि चलो अगर गीत का कैरेक्टर है तो मे बी वो हाईवे में उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है, बट इवन इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस गीत, आई इंट्रोड्यूस इट विद द माइंडसेट कि यार इसको लगता है कि इसकी कहानी है, बिकॉज उसके कहानी का आर्क अलग है, हमारी कहानी का आर्क अलग है। सो फाइंडिंग योर सेल्फ रॉकस्टार में वो काफ़ी गलत तरीके से फाइंड आउट करता है खुद के लिए, देन ही रिग्रेट्स कि उसने ऐसा क्यों किया। हाईवे में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। सोचा ना था में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, जब वी मेट में देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, तमाशा इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, इट्स अ बेस्ट मूवी आई थिंक। तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, पता नहीं वो कैसे करते हैं, बट हाँ ये सेल्फ लव, सेल्फ डिस्कवरी इज़ अ वाइड टॉपिक एंड यू हैव टू गो थ्रू योर डार्केस्ट टू मीट योर सेल्फ। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट तमाशा। तो तमाशा को अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ, जो मुझे लगता है कि वेद का जो करेक्टर था, इट इवॉल्व्स फ्रॉम अ केयर फ्री ट्रैवलर टू ए कॉर्पोरेट स्लेव। बट अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ या मैं खुद की अगर बात करूँ, तो डीप विद इन, कि मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ या किसी भी रैंडम पर्सन की अगर मैं बात करूँ, तो डीप विद इन हम सब के अंदर आई थिंक देयर इज अ ट्रैवलर हु वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो व्हाट आर योर थॉट्स, आपको क्या लगता है? सबके अंदर होना चाहिए ये। द बेस्ट एजुकेशन, आई एम नॉट सेइंग जस्ट टू से इट, बट द बेस्ट एजुकेशन दैट यू विल गेट इज़ बाय ट्रैवलिंग। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है दैट्स गुड, मैं उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ सोल्यूशन कि उसको कैसे इम्प्रूव करना किया जाए। लेकिन इफ़ यू ट्रैवल, है ना, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट बाय रीडिंग द हिस्ट्री बुक्स और जोग्राफी बुक्स। If you travel the world, you will get to know, understand the culture and everything, and you will get to understand yourself as well. क्या होता है ना, किताबें पढ़ना और ट्रैवल करना दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। अब तुम बोलोगे कैसे यार, है ना। तो तमाशा में भी यही दिखाया गया है। व्हेन ही ट्रैवल्स फ्रॉम इंडिया टू कॉर्सिका, ही इज़ नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। उसे नहीं फिक्र पड़ी है कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, बिकॉज कोई जानने पहचानने वाला है ही नहीं। एंड व्हेन ही मीट्स तारा, दैट इज दीपिका पादुकोण, तो वो भी कहता है कि हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे एक दूसरे को, बिकॉज पहचान निकल आएगी, कॉमन फ्रेंड्स निकल आएंगे, राइट। वो व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड हो जाएगा, तो हमें डिसेंटली बिहेव करना पड़ेगा। इतनी फाइट मार के तो मैं कॉर्सिका आया हूँ और यहाँ डिसेंटली बिहेव करूँगा। दैट मीन्स ही ऑलरेडी वॉज अ कॉर्पोरेट स्लेव। It's just that वो कॉर्सिका आके he was trying to be himself, but it's just that subconsciously or consciously उसको नहीं मालूम था, है ना। ट्रैवलिंग एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरे अंदर का राइटर जो है दैट टुक शेप बिकॉज ऑफ राइटिंग, ट्रैवलिंग ओनली, है ना। तो ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक, एंड तमाशा में यही एक दिखाया गया है कि जब वो वेद और तारा के कैरेक्टर्स जब ट्रैवल कर रहे थे, तो दे वर एट देयर प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। बट व्हेन रणबीर कपूर केम बैक, ही वॉज बैक टू द सेम ओल्ड लाइफ, जहाँ पे वो रोज़ सुबह उतने ही वक्त पे उठता है, रोज़ सुबह उतने ही वक्त तक ब्रश करता है, रोज़ सुबह वही बैठ के वही वाला ब्रेकफास्ट करता है। ही ऑलवेज टाइज हिज वियर्स हिज टाई, हमेशा वक्त पे जाता है, जाने के बाद हमेशा गुड मॉर्निंग कहता है, अपने बॉस को ही सबसे बढ़िया समझता है। उसके लाइफ का कुछ और मोटो ही नहीं था उस वक्त, बिकॉज
It's not because he wanted to be like that. It's because he was trained to be like that. He was forced to be like that. उसका बचपन के सीन्स आप देखोगे कि कोई कहता नहीं था तुम्हें, मतलब वो जब अपने फादर को कहानी सुनाता क्लाइमैक्स में, तो वो पूछता है कहानी के दौरान ही कि कोई तो कहता होगा तुम अलग हो, तुम कुछ और हो। तो एक कहता था बचपन, लेकिन हमने उस सांप था एक जिसका नाम था बचपन, लेकिन हमने पैर रख के उसकी गर्दन ही काट दी, है ना, ऐसे वो कुचल गया, मर गया, इस टाइप का। बट आई yesterday और डे बिफोर yesterday ओनली आई watched rewatched तमाशा, तो इट हिट्स डीपली विथ हिम कि यार सही तो बात है। बचपन में वी वर सो क्यूरियस, फियरलेस, हमें कुछ फ़र्क पड़ नहीं पड़ता था कौन क्या बोल रहा है। बट नाउ डेज हम पता नहीं कौन सी रेस में भाग रहे हैं, किससे बेहतर होना है, क्या अचीव करना है, किसी को नहीं पता। इट्स जस्ट दैट आज मैं अगर 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा ना, कल उठ के मैं चाहूँगा कि मुझे 3 लाख कमा लूँ मैं, तब जाके कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होने वाला। जब तक यू आर नॉट कंटेंट एंड हैप्पी विथ योरसेल्फ, नथिंग विल हैपन। आप हमेशा उसी रेस में लगे रहोगे और कम्पीट खुद से ही करोगे। जब आप खुद से ही कम्पीट करने लग जाते हो तो यू आर नॉट इम्प्रूविंग एक्चुअली। और लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो, लोगों को देखते हो, लोगों की कंडीशंस देखते हो, किस तरह से रहते हैं, क्या उनके आने जाने के साधन हैं, उनके खाने पीने का क्या साधन होता है, वो अपने घर से लेके शहरों तक कैसे जाते हैं, ये सब आप जब देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैं हिमालय में गया था, फर्स्ट किताब में जब लिख रहा था तब लास्ट फेज़ में मैं हिमालयाज़ में गया था। तो वहाँ पे 2-3 ऐसे गाँव थे जहाँ पे आप गाड़ी क्या साइकिल भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और वहाँ के लोग रोज़ सुबह शाम ट्रैक करते थे। उनको अगर कोई सब्जियाँ लेके आनी है जो उनके गाँव में नहीं मिल रही तो उनको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, नीचे उतर के जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा उन्हें। शहर तक जाने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और फिर वापस भी आना पड़ेगा। वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, जितना मैंने देखा। वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। और हम जैसे कॉर्पोरेट स्लेव्स, मैं यही कहूँगा कॉर्पोरेट स्लेव्स, क्योंकि जितने भी थे सारे एक कुछ ना कुछ तो नौकरी कर रहे थे और फाइट मार के 15-20 दिन की छुट्टियाँ लेके आए थे। तो वहाँ जाके उनको ऐसा लग रहा था कि यही लाइफ है। लेकिन वहाँ पे जब हमने एक रात एक किसी टेंट में बैठ के जब बात की तो उनके दर्द दुख हमें समझ में आए। उनको ऐसा था कि किसी दिन हमें खाना मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है, क्योंकि हर वक्त तो लोग नहीं आते। अब बारिश शुरू हो जाएगी तो लोग नहीं आएंगे, हम भी यहाँ नहीं रह सकते। हमारे गांव में पानी भर जाता है, हमारे पास रोज़गार नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मजदूरी करनी ही तो होगी ही। तो दे हैव देयर डेली स्ट्रगल्स। जो हम वहाँ पे जाते हैं, वी आर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, मोस्ट ऑफ द इनकम फॉर देम। तो ये ट्रैवलिंग में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो आपको शायद यहाँ बैठ के एसी के कमरे में बैठ के, है ना, बाहर देख के नहीं समझ में आएगा। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू बी देयर। हिमालय की पहाड़ियों पे ही एक गांव में, वहाँ के गांव में जो भी मंदिर है वो हमेशा बंद रहता है। और वो बंद रहते हैं, उनका मानना है कि ये हमेशा बंद रहने चाहिए, तभी भगवान को अच्छा लगेगा। और कोई खोलेगा इस मंदिर को तो वो वही रहेगा जो गाँव में रहने वाला हो, जिसका जन्म इस गाँव में हुआ है, बाकी बाहर का कोई खोल नहीं सकता। तो इसके पीछे की कहानी मुझे नहीं पता चली, लेकिन ये काफ़ी फैसिनेटिंग फैक्ट था जो मुझे आज तक नहीं पता था। उस वक्त तक तो नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका पहनावा क्या, उनके घर ऐसे क्यों है, वो लकड़ी के घर ही क्यों बनाते हैं, वो सीमेंट क्यों नहीं यूज़ करते, इतना फैंसी चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते। इन सब के पीछे एक फ़िलॉसफी होती है, एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है। और आई थिंक ट्रैवलिंग के थ्रू हमें वही पता चलता है। और इन सब के बीच में एक सन्नाटा आता है रात में, जहाँ पे ना गाड़ियों का आवाज़ है, ना तुम्हारे कंप्यूटर का शोर है, ना तुम्हारे इंटरनेट का शोर है, ना इंस्टाग्राम रील्स का शोर है। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ सुनाई देती है तो 2 चीज़ें, एक जो तुम सांस ले रहे हो उसकी आवाज़, और दूसरी अपने दिल की धड़कन। उस सन्नाटे में तुम खुद से मिलते हो और खुद से पूछते हो कि तुम हो कौन। और ये वाला हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ
इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिकली ट्रैवलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है. दैट वाज द थीम ऑफ तमाशा एज वेल. We travel through places, we travel through time as well, we travel through age. The characters as well travel through age transformation, depression, realization and all that stuff. So I think yes, काफ़ी अच्छे से आपने बताया कि ट्रैवलिंग रियली टेल्स यू हु यू आर. और यही तो रॉकस्टार में भी हुआ था जहाँ पे वो प्राग घूम रहे थे. जब विमेट में हुआ था जब वो गीत को छोड़ने जा रहा था. ट्रैवलिंग इज द की. और एक और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन यू ट्रैवल, जब भी आप ट्रैक करते हो खासकर हिमाचल वाली साइड, कि यू जब आप वहां तक पहुंचते हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, यू डोंट रिमेंबर द पाथ. आपको रास्ता याद नहीं रहता. आपको लगता है कि आप पहुंच गए हो, लेकिन आप आधी जर्नी तो भूल ही गए, आपको आधा रास्ता याद ही नहीं. और जब आप वापस आते हो आपको लगता है अच्छा मैं जब चढ़ा था तो ये रास्ते से गया था. मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? मैं तो काफ़ी कम ट्रैक्स में ऐसे ट्रैक्स में गया हूँ जहाँ पे द असेंडिंग पाथ वाज द सेम एज दैट ऑफ डिसेंडिंग. तो काफ़ी कम इसमें गया हूँ मैं. लेकिन जब मैं जहाँ पे मैं गया हूँ, फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ में हम गए थे, तो जो हमारा असेंडिंग पाथ था वो उसके अपोजिट हमारा डिसेंडिंग पाथ था. सो वी हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. लेकिन हाँ, जो तुमने कहा है कि हम रास्ते भूल जाते हैं अक्सर, और सिर्फ वो डेस्टिनेशन याद रहती है कि हाँ हम मुझे वहाँ जाना है या फिर हम वहाँ गए थे. बट हमारे केस में इट्स रियली टोटली डिफरेंट यार. 180 डिग्रीज अपोजिट है वो. वी वर सो एक्साइटेड टू रीच एट द पीक ऑफ सरपास ट्रैक जो भी थी. वी रीच देयर, लेकिन हमें आज भी वी स्टिल रिमेंबर द पाथ्स दैट वी टुक. वो ही एक makes up for the memories that we had. Because when we were on the top, nobody spoke anything. I was not speaking anything. I was not looking at the scenes. I was just sitting there with my head down, yeah, feeling it कि यार हो गया. I'll look at the scenes later, but let me meet myself. तो मैं तो पहले तो बैठा था. I remembered the entire path. तो वही होता है कि आपकी जर्नी जो है ना, वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ट्रैवलिंग और योर लाइफ. यू विल नेवर रिमेंबर कि यू मेड इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर something like, if you want to be someone, the biggest podcaster of this country, right, the biggest interviewer of this country, you reached there, you are there, you will not be satisfied with okay I have reached there. No, you will always remember the journey. आपको पता चलेगा, आपको याद आएगा कि when you started क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. नाउ आई एम हियर. You will be very proud of that journey, but not necessarily proud of that position. तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ द जर्नी. यस, आई एम प्राउड ऑफ द डेस्टिनेशन एज वेल, क्योंकि एट द एंड हमें घर जाना था. तो दैट वाज आवर डेस्टिनेशन व्हेन वी स्टार्टेड. हमारा डेस्टिनेशन पीक था कि हमें उस पीक पे जाना है. इन बिटवीन जब 1-2 दिन हमारे बीत गए टेंट्स में रह के, ट्रेक करके, चल के, चढ़ के, वो अपनी हाइट से डर के एंड ऑल दैट स्टफ, तो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो चेंज हो गया और हमें बस घर जाना था उस वक्त. लेकिन जब हम उस इंस्टेंस को होके 4 साल बीत चुके हैं, वी लुक बैक एंड थिंक यार क्या बेस्ट मोमेंट्स थे ना वो. इवन इफ़ यू वांटेड टू रन अवे फ्रॉम दैट, लेकिन कितने अच्छे मोमेंट थे कि इतने सालों बाद सारे दोस्त एक साथ आए हैं. 3-4 दोस्त एक साथ आए हैं, है ना. अपनी ज़िंदगी के वल्नरेबल स्टेट्स से होके वो ऊपर गए हैं. बिकॉज आप जैसे मुझे हाइट्स का बहुत बड़ा फोबिया है. आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स. वहाँ पे मैं जाके अगर इफ़ आई एम क्राइंग, मैं किसी का हाथ पकड़ के मदद ले रहा हूँ, एंड व्हेन आई एम थ्रू दैट दैट पैच, आई एम हेल्पिंग अदर्स एज वेल कि आ जाओ, कुछ नहीं होता, मैं भी आ गया तो आप तो आ ही जाओगे. छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप खुद को बताते हो कि यार सी, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, देन आई डिड इट, एंड देन आई इनकरेज अदर्स टू डू इट, है ना. तो काफ़ी हाँ इनकरेजिंग सा लगता है वो. तो या everybody has a different opinion, perspective towards everything.
अगर असेंडिंग डिसेंडिंग का एक ही रास्ता है तो आई हैव डन दैट। आई वेंट टू केव्स और समथिंग लाइक दैट, वेयर जो चढ़ने का रास्ता था वही उतरने का था। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जब मैं चढ़ रहा था तो मेरे मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा वहाँ पे। जब मैं वहाँ गया तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, और जब बाय द टाइम आई वाज डिसेंडिंग, यहीं पे है एक लेनी केव्स समथिंग लाइक दैट। तो जब मैं नीचे उतर रहा था तो आई वाज कंटेंट कि मैं यहाँ विज़िट किया हूँ, बट विथ अगेन एक क्यूरियोसिटी प्लस प्लस हो गया हूँ मेरे अंदर, और आई वाज मुझे वो घर जाके पढ़ना था कि व्हाट एग्जैक्टली द हिस्ट्री इज़, बिकॉज हम वहाँ पे टूर गाइड के साथ नहीं गए थे और ना ही मैंने प्रायर उसकी रिसर्च की थी। सो आई वेंट बैक एंड सर्च अबाउट इट कि यार इन्होंने इतने बड़े पहाड़ में इतनी अच्छी ब्यूटीफुल केव्स और इतने सारे रूम्स कैसे कार्व कर लिए। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव है। एक जब मैं मतलब आज आई वाज रीडिंग आर्टिकल, और उसमें ना आई थिंक एनालिसिस किया गया था अबाउट तमाशा मूवी। उसमें तारा के करेक्टर के बारे में बताया गया कि तारा इज अ एस्केप, तारा इज नॉट अ रियलिटी चेक। जो तारा का जो करेक्टर था वेद की जिंदगी में, वो एक एस्केप था, रियलिटी चेक नहीं था। तो व्हाट आर योर थॉट्स? एस्केप तो मैं नहीं मानूंगा कि वो कैरेक्टर एस्केप था, बिकॉज आई थिंक उसके ज़िंदगी में, वेद की ज़िंदगी में उसका एस्केप था उसकी जॉब। एक आई एम नॉट श्योर किस कॉन्टेक्स्ट में एस्केप बोला गया है इसको, बट इफ़ आई वांट टू से इट कि एक एस्केप फ्रॉम दी स्ट्रगल कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या ये मेरी पहचान क्या है, इन सब के बीच में कोई एस्केप था तो वो उसकी जॉब थी। लेकिन उस एस्केप के बीच में भी वो फंस गया था, और वो कैरेक्टर जब फंस गया था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच में ये नौकरी ही करना चाहता हूँ क्या, सच में मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर ही बनना चाहता हूँ क्या, एक रोबोट ही बनना चाहता हूँ क्या। इफ़ यू सी ना, जो जितने भी उसने एज अ स्टोरी टेलर स्टेज पे परफॉर्मेंसेस किए हैं, उसमें वो शुरुआत में रोबोट ही बनता है, राइट। तो वो एक उस एस्केप से भी निकल के एक और एस्केप में, एक और पॉट होल में फंस गया था कि इज दिस माई आइडेंटिटी, आई डोंट रियली वांट टू बी दैट। तो उस स्ट्रगल में वो किसी को ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, उसे तो यही लगता था। तो सेकंड एस्केप था उसका ट्रैवल। I think more than Tara, it's the traveling that I think it was his escape, not his calling. क्योंकि वो तो ट्रैवल कर रहा है, जब वो ट्रैवल कर रहा है बाहर देश में जा रहा है, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है इन अ वे, तब तो वो ही इज़ वेरी लाइक हिम, ही इज़ गेटिंग इंट्रोड्यूस टू हिमसेल्फ, ही इज़ टॉकिंग टू माउंटेन्स, वो पहाड़ों से बात कर रहा है, नदी में मुंह डाल के पानी पी रहा है जानवरों की तरह। ये ऐसे सब मूवीज़ में भी यही डायलॉग्स हैं। तारा इज हिज अवेकनिंग इन अ वे। तारा उसकी ज़िंदगी में आती है, उसको देखती है इन हिज प्योरेस्ट फॉर्म, देन शी एंटर्स हिज लाइफ अगेन। उस वक्त वो उसे देखती है कि यार ये तो अलग हो गया है, मतलब इज़ रिमोट लाइक अ रोबोट, है ना, एक रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला एक इंसान है, ये तो ये नहीं था। सो इट वॉज हिज अवेकनिंग कि तारा उसे कहती है डूड तुम ये नहीं हो, इमेजिन हु यू आर, रियलाइज who you are, and that's how उसके अंदर, वेद के अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है। he starts to act really weird, जॉब से निकाल दिया जाता है, and he fails to get another job for 6 months, राइट। तो जॉबलेस होता है 6 महीने के लिए। तो it tells him कि this is not the space for you, राइट। एंड देन सेकेंड अवेकनिंग होती है, वो अपने बाबा जो उसके उनके पास जाता है, वो है ना, डरता है कायर, अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है, वो वाला सीन। तो वो एस्केप नहीं थे, वो एक तरीके से उसके अवेकनिंग थे, उसकी कॉलिंग थे, जिसकी वजह से उसे पता चला कि उसे क्या करना है, राइट, उसे क्या बनना है। और लास्ट का सीन अगर आप देखोगे, और ये उसमें ना गाना भी वही है कि तू कोई और है, जानता है क्या, है ना। तो वो एक चीज़, वो गाना भी काफ़ी डीप है। प्लस लास्ट वाला जो सीन है, जब उसका लास्ट एक्ट हो जाता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, ही बोज डाउन टू दीपिका, दैट्स अ सिंबलिज्म की आई थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू माई सेल्फ। तो किसी तरह से वो एस्केप नहीं था,
That was something I think is calling. Tara was very, very much important for Dev. And I think and I wish for every Dev there must be one Tara. Sorry, for every Ved there must be a Tara. But इसके interpretations अलग हो सकते हैं. ओके, तो हाउ डू यू इंटरप्रेट लव? अगर मैं कुछ मूवीज की एग्जांपल लूँ, जैसे रॉकस्टार, तमाशा और जब वी मेट, अगर तीनों मूवीज को हम कंपेयर करें और हम एक लव की डेफिनेशन को बनाना चाहें, मतलब उन तीनों मूवी से इंस्पायर होके, तो वो डेफिनेशन क्या होगी बेसिकली? सबसे पहले तो जब वी मेट आई थी, राइट? लव की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ जब वी मेट. See, a love in terms of Jab We Met, I think it's more about finding yourself, not it's telling and also explaining and realizing that whatever is happening in your life, if you are on the downside, it's not the end, because love can make you good things as well. If you see Jab We Met, mein Shahid Kapoor wants to end his life, राइट, बट ही मीट्स वो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में. वो शाहिद कपूर से छोड़ के आता है उसकी उसके लव ऑफ हर लाइफ के पास. एंड देन ही व्हेन गोज बैक, क्योंकि उसको मालूम है कि ही इज डीपली इन लव विथ हर, राइट, एंड ही नोज कि ये शायद मुझसे अभी कभी नहीं मिलेगी, राइट, लेकिन स्टिल ही इज इन लव विथ हर. उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट उस पर हो जाता है एंड हिज लाइफ चेंजेस. बट उसे पता चलता है कि गीत की लाइफ इज नॉट द सेम. हिज हर लव हैज नॉट एक्सेप्टेड हर एट ऑल. देन आउट ऑफ दैट लव ही रिजरेक्ट्स हर लाइफ, राइट. सो जब वी मेट में ये बताया गया है इन टर्म्स ऑफ लव कि लव कैन रिजरेक्ट यू फ्रॉम योर डाउनफॉल. So don't give up on love. Love is a really beautiful thing, and you can fall in love in the most unexpected situations and manners. I think this is what I take from Javi Met. Talking about Rockstar. रॉकस्टार, रॉकस्टार रॉकस्टार में लव का डेफिनेशन, प्यार का डेफिनेशन मुझे काफ़ी कंट्रोवर्शियल लगता है. It acted as a distraction. If you see in one lens, it acted as a distraction for his dreams, because at the end it's love, the distraction that is created by from his love, that caused his destruction, and at the end the ultimate downfall of the female character as well. So if not done correctly, there are limits in the love as well. There is a boundary in love that you should not cross. If you cross that, your downfall is guaranteed, right? But again, in Rockstar as well, there is a small messages, very subtle message, that love can make you do things, do wonderful things. For example, when the female character here, right, here, um, is almost dying. The doctors had given up. Jordan shows up at her doorstep, and she starts recovering slowly, slowly. So love can really help you out in your health, help you out in your physical conditions. But at the same time, it can act as a great distraction, and ultimately can break you as a person, and it can break your soul. So Rockstar tells us that love can be a soul crusher. What was the third movie? Tamasha? तमाशा, तमाशा Love. I don't think Tamasha is a love story, to be really honest. I don't see a Tamasha in that lens. If you call it as a love story, I would call it a love story between a character, between me and my dreams, right? What I want to be. That's the story for me. That Tamasha is not a love story for me in any way. But it conveys what love is. Love can, introduce you to yourself. It can tell you who you really are from within, what your requirements, not the requirements, it's a really bad word, but what your desires, what you need, and what your dreams are, what your passion is. Love can introduce you with that. So these three movies with love as a central theme, but every theme conveys a different message altogether. Let's suppose if you get an opportunity to meet
इम्तियाज अली सर इन रियल लाइफ, तो व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, कौन से 3 सवाल होंगे जो आप उनसे पूछोगे, या 3 चीजें जो आप उनसे कहना चाहोगे कोई भी? अगर मुझे इम्तियाज़ अली सर से मिलने का मौका मिला तो सबसे पहले 1-2 हफ्ते की तो मैं छुट्टी डाल दूँगा। मैं ना लिखूँगा, ना काम करूँगा, ना कुछ करूँगा। सबसे पहले मैं किताबें इतनी ज़्यादा पढ़ के जाऊँगा उनके पास, उनकी सारी मूवीज़ 3-4 बार देख के जाऊँगा, और इस वक़्त मुझे नहीं पता मैं उनको क्या सवाल पूछूँगा। राइट। आई एम श्योर एक वक़्त ऐसा ज़रूर आएगा जब हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कहानी, मे बी वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, मे बी कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आई बिलीव कि मैं उनसे मिलूँगा ज़रूर एक वक़्त पे। लेकिन मैं उनको एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप जो कहानियाँ बनाते हो, जो कहानियाँ बुनते हो, उसमें एक सेंट्रल थीम हमेशा होती है कि फाइंडिंग योरसेल्फ, है ना? और उसके बियॉन्ड भी जाती है कहानियाँ। तो मैं उनको ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कितनी ऑर्गेनिकली ये आपको आता है, और ये जो थॉट है आपका कि कहानी एक ही, कैरेक्टर एक ही है, बट उसकी कहानियाँ अलग-अलग हो सकती है, वो कितने हद तक सच है, कितने हद तक आपने उसको फ़ॉर्मूलेट किया है, कितने हद तक ये आपके खुद के एक्सपीरियंसेस थे, कितने हद तक आपने कहीं और से इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, और उनसे उनके गुरु के बारे में पूछना चाहूँगा, और कोई भी 5 किताबें मैं उनसे उनकी रिकमेंडेशन लेना चाहूँगा कि कोई भी 5-10 जितनी भी आप किताबें बता सकते हो, आप प्लीज़ बताइए, सो दैट मैं उनको पढूँ।